11 सितंबर एक ऐसा दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और इस हादसे को भी 24 साल हो चुके हैं। सुबह के 8:46 पर पहला टावर गिरा, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब और 3 प्लेन हाईजैक हो गए और अमेरिका के अलग अलग जगह पर क्रैश करवाया गया। उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धुएं से लिपटी पड़ी हुई थी। Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. तब सब लोगों को समझ आया कि यह सिर्फ हादसा नहीं है, कुछ और ही है जिसकी तैयारी अमेरिका में सालों से हो रही थी। इस बात का ना तो CIA को पता था और ना ही FBI को पता था और ना ही व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रेसिडेंट को पता था। जब पहली कॉल आई, वी हैव सम प्लेन्स, लेकिन तब भी किसी ने यह नहीं सोचा कि यह प्लेन की जगह प्लेन्स क्यों बोल रहा है। Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. जरा सोचिए, 4 प्लेन्स, 19 आतंकवादी और एक ही मकसद। क्या यह सब सारा प्लान एक ही रात में हुआ था? इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, छोटी से छोटी जानकारी। तो आखिर ये हमला हुआ क्यों और क्या है इसके पीछे की सारी सच्चाई? तो चलिए जानते हैं पूरी बात आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। 11 सितंबर सुबह के 8 बजे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर रफ्तार थी, लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे थे और मौसम भी साफ था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ऊपर से मौत आने वाली है और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त 4 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। जिसने प्लेन को हाईजैक किया था उनकी ना तो कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई मंजिल, और सिर्फ एक ही सोच थी कि अमेरिका के ऊपर अटैक करना और तबाही लाना। सुबह के 8 बजे थे और अमेरिका की एयरलाइंस फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है। बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस फ्लाइट को जाना था लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट तक और इस फ्लाइट में तकरीबन 92 लोग सवार थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स है और 81 पैसेंजर है। प्लेन टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद यह पता चलता है कि उन 81 पैसेंजर में से 5 पैसेंजर तो हाईजैकर्स थे। ये 5 लोग दूसरे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को डरा धमका कर चुप कर देते हैं और प्लेन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेते हैं। और इन 5 लोगों में से 2 लोग जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं और पायलट और को पायलट से फ्लाइट का कंट्रोल छीन लेते हैं। इन 2 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अत्ता, जिसने फ्लाइट चलाने की ट्रेनिंग ली थी ताकि हाईजैक के दौरान प्लेन को चला सके और जो भी प्लान किया था कि प्लेन को कहां पे क्रैश करवाना है वो भी खुद से कर सके। मोहम्मद अत्ता फ्लाइट का कंट्रोल छीन लेता है और यू टर्न लेकर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाने लगता है। और यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की शान थी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस टाइम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। मोहम्मद अत्ता ने जो हाईजैक किया हुआ प्लेन था उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश करवा देता है। जब मोहम्मद अत्ता ने नॉर्थ टावर पर प्लेन क्रैश करवाया, उससे पहले कंट्रोल टावर से बात भी की थी और कहा कि वी हैव सम प्लेन्स। ये जो मोहम्मद अत्ता ने लाइन बोली थी वो एक चेतावनी नहीं थी बल्कि एक ऐलान था कि आज हमला सिर्फ एक प्लेन से नहीं होने वाला। बस इतनी ही बात करके मोहम्मद अत्ता ने 8:46 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें प्लेन ले जाकर क्रैश करवा दिया। जब यह प्लेन क्रैश हुआ उसके 17 मिनट बाद वहीं बोस्टन से दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 टेक ऑफ करती है और कुछ ही मिनट के बाद कंट्रोल टावर को पता चलता है कि यह भी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और इस फ्लाइट को भी 5 हाईजैकर के द्वारा हाईजैक किया गया था। और इस फ्लाइट के साथ भी सेम हुआ। हाईजैकरों ने पैसेंजर को डराया, धमकाया और अपने कंट्रोल में ले लिया और इन 5 हाईजैकरों में से 2 हाईजैकर जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं और इस फ्लाइट से भी पायलट और को पायलट से अपना कंट्रोल छीन लेते हैं और उसके 17 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो साउथ टावर था उसमें ले जाकर ये लोग क्रैश करवा देते हैं। पहला प्लेन क्रैश नॉर्थ टावर, दूसरा प्लेन क्रैश साउथ टावर। जब पहला प्लेन क्रैश हुआ तब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ वो लोग यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. ब्रूस को ये सारी बातें बताते हैं और उस टाइम जॉर्ज ब्रूस फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे। जब जॉर्ज बुश को ये सारी बातें बताई जाती है तब जॉर्ज बुश को इस बात पर यकीन नहीं होता है और बताते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता।
और ये कहते हैं कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा तभी ऐसा हुआ। और इसी तरह जॉर्ज बुश बात करते करते बच्चों के साथ वापस रीडिंग में लग जाते हैं। जब दूसरा प्लेन क्रैश हुआ तब उनका चीफ ऑफ स्टाफ क्लासरूम में आता है और धीरे से जॉर्ज बुश के कान में कहता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। और उस टाइम जॉर्ज बुश जो बच्चों के साथ बात कर रहे थे वो सभी एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं। Stay on page 153. और जब दूसरा प्लेन क्रैश हुआ तब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है। 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और ये प्लेन क्रैश दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर करवाए गए। This is what it looked like moments ago. My God. जब इतना ही कुछ हो रहा था तब 2 बड़ी दूसरी खबर आती है कि और 2 प्लेन हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिए हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो प्लेन अमेरिका के वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था और ये प्लेन लॉस एंजलिस जा रहा था। और जो दूसरी फ्लाइट थी वो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 थी और ये फ्लाइट न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। और जो दूसरी फ्लाइट हाईजैक हुई थी उसमें टोटल 4 हाईजैकर्स थे और ये दोनों फ्लाइट को यू टर्न कर दिया जाता है और इनका जो टारगेट था वो था वॉशिंगटन डीसी। Pentagon has been evacuated, and there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. ये वो वॉशिंगटन डीसी है जो अमेरिका का कैपिटल है। उनके थोड़ी ही पास है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जिसको ज्यादातर पेंटागन बिल्डिंग से जानते हैं। और जो फ्लाइट 77 के हाईजैकर्स थे वो यू टर्न लेकर इस बिल्डिंग की ओर उड़ान भरने लगते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश करवा देते हैं पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर। जब तीसरी फ्लाइट क्रैश हुई तब अमेरिका की सारी फ्लाइट को शट डाउन कर दिया गया और जितने भी प्लेन हवा में थे उन सबको ऑर्डर दिया जाता है सभी फ्लाइट अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर दे। 9:37 AM पर यह तीसरा क्रैश होता है। जब प्लेन को पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर क्रैश करवाया जाता है तब पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब तीसरा प्लेन पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ तब सबको डर सताने लगा कि जब चौथा प्लेन हाईजैक होगा तब हाईजैकर्स इस प्लेन को कहां पर क्रैश करवाएंगे। और सब लोगों को यह डर सताने लगा कि ये शायद चौथा प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर क्रैश करवाएंगे या तो ये लोग अमेरिका का जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी उसके ऊपर क्रैश करवाएंगे। और जो व्हाइट हाउस है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट का घर है और इस व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे बड़ा सेफ घर माना जाता है और इस घर में कई सारे कंट्री के प्रेसिडेंट आते हैं और दुनिया के सबसे बड़े बड़े फैसले भी यहीं पे लिए जाते हैं। मैंने व्हाइट हाउस के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल्स में बात की है तो जाकर आप देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जब हाईजैकर्स ने हाईजैक कर ली थी और इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे थे उनको सबको पता चल गया था कि हमारा प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। पैसेंजर को इस बात का पता इसीलिए चला तब उस टाइम कुछ लोग न्यूज देख रहे थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि पहले 3 प्लेन को जब क्रैश करवाए गए हैं वैसे ही इस प्लेन को ये लोग कहां पर क्रैश करवाएंगे। तो कुछ लोग वहां पे ये सोच रहे थे कि अगर हिम्मत से काम लिया जाए तो इस प्लेन को बचाया जा सकता है। तो वहां पे कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा करते वक्त हमको कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये लोग हम सबको मार देंगे। लेकिन बाद में सब लोग एक हो गए और एक ही साथ हाईजैकर के ऊपर हमला कर दिया। जब हाईजैकर्स को लगा कि उनका कंट्रोल अब पब्लिक के ऊपर से हट गया है तब वो 4 हाईजैकर्स में 2 लोग जो कॉकपिट में थे तब वो लोगों ने पेंसिल्वेनिया के एक खेत पर प्लेन को क्रैश करवा दिया। जब प्लेन क्रैश हुआ तब प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे थे उन सबकी डेथ हो गई। जहां पर हाईजैकर्स ने प्लेन क्रैश करवाया तब जमीन के ऊपर कोई नहीं था। तब उस टाइम कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ये इसीलिए हो पाया कि जितने भी लोग प्लेन में बैठे थे उन सभी लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो हाईजैकर्स अपने टारगेट पर पहुंचते प्लेन क्रैश करवा देते और जमीन पर काफी ज्यादा सिविलियंस की जानें चली जाती। One lady coming down screaming, hitting the ground, and then there's really nothing left. She's right in front of you. Within 3 feet. I remember a man and woman jumping, hugging each other. जब इतना सब कुछ हो रहा था तब 9:59 AM पर और जो साउथ टावर का जो स्ट्रक्चर था वो काफी हद तक कमजोर हो गया और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई जिसकी वजह से साउथ टावर पूरा कोलैप्स हो गया। जिसका वीडियो आप देख सकते हो कि उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कैसे कोलैप्स हो गई। जब साउथ टावर कोलैप्स कर गया उसके आधे घंटे बाद यानी 10:28 पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का जो नॉर्थ टावर था वो भी कोलैप्स कर जाता है।
जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है तब तक ये पता चलता है कि इन हादसों में 3000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई और इस इंसिडेंट में 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ उसके 3 साल बाद ओसामा बिन लादेन ने एक वीडियो जारी किया और ओसामा बिन लादेन यह वीडियो में यह कहता है कि यह हादसा हमने ही करवाया था। You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? उनका यह कहना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर इंटरफियर करने लगा था और इजराइल को सपोर्ट करने लगा था और लेबनान में जो हो रहा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट उसको भी सपोर्ट कर रहा था। इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शन डिक्लेयर कर रहा था यूएस और सऊदी अरेबिया के साथ यूएस कोलैबोरेशन कर रहा था और ऐसे कई सारे रीजन है जो ओसामा बिन लादेन के द्वारा लिस्ट जारी किए जाते हैं और ओसामा बिन लादेन ये कहता है कि ये सारे बातों के लिए हमने अमेरिका के ऊपर अटैक करवाया। हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे और उसका मेन रीजन ये था कि कैसे मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और इस अटैक के बाद अमेरिका पूरी तरीके से एक्शन में आ जाता है और अमेरिका एक ऐसा मिशन तैयार करता है कि किसी भी तरह ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। जो मिशन अमेरिका ने चालू किया था उस मिशन में 2011 में और उस मिशन में अमेरिकन सोल्जर ने ओसामा बिन लादेन को गोली मार दी और उस जगह ही ओसामा बिन लादेन की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल बात तो ये है कि किसने भेजा इस 19 आतंकवादियों और कौन थे वो लोग जो आतंकवादियों को प्लान चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वो शख्स कौन था जो इन आतंकवादियों के ऊपर इतना खर्च कर रहा था। देखिए, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी सरकार बना ली थी और उस टाइम ओसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान आ गया और इसी देश में अलकायदा का बेस बनाकर 1996 में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरेबिया में अपनी आर्मी को हटवाने के लिए फतवा जारी किया और अमेरिका के साथ बदला लेने के लिए उसने 7 अगस्त 1998 में बिन लादेन ने ईस्ट अफ्रीका में अमेरिका की एम्बेसीज पर बम गिरवाए और इस हादसे में 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए और इस दौरान नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तांजानिया में भी बम गिरवाए और यहाँ से बिन लादेन को अमेरिका के ऊपर अटैक करने का मोटिवेशन मिल गया और ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठे बैठे ही अमेरिका के इतिहास के काले दिन 9/11 की पूरी प्लानिंग कर डाली और उसी रात 8:30 PM पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बुश उसने ये कहा इस हमले को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन है और उनके साथ उनका संगठन भी अल कायदा है जो अफगानिस्तान में बैठे बैठे अल कायदा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। अभी आपने सुना कि अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने अंडर अटैक करवाया। इस प्लान का जो असली मास्टरमाइंड था उसका नाम था खालिद शेख मोहम्मद। यह आतंकी 1996 से एक ऐसा प्लान कर रहा था जो अमेरिका को पूरी तरीके से तबाह कर दे। इनका यह प्लान था कि एक ही साथ कई सारे प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका के कई सारे अलग अलग जगह पर प्लेन क्रैश करवाना। जब यह सारा प्लान ओसामा बिन लादेन को बताया तब ओसामा बिन लादेन का सिर्फ एक ही जवाब था, यस। फिर अलकायदा ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन प्लान। फिर यहाँ से टीम बनना शुरू हो गई और इस ट्रेनिंग का असली बेस बना जर्मनी में और यहाँ पर सबसे पहले मिला मोहम्मद अत्ता, मारवान अल सही और जियाद जरह और बाकी दूसरे हाईजैकर्स और इन सभी लोगों को अमेरिका भेजा गया लीगल वीजा देकर ताकि वहां पे जाकर मोहम्मद अत्ता और उनके साथी प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले सके ताकि हाईजैक के दौरान प्लेन को चलाकर अपने टारगेट पर क्रैश करवा सके। और मोहम्मद अत्ता अमेरिका पहुंचते ही फ्लाइट स्कूल को ज्वाइन कर लिया और साथ में दूसरे लोगों को भी बुलवाया गया और इस ऑपरेशन में अल कायदा ग्रुप ने 5 लाख से भी ज्यादा डॉलर खर्च किए, पासपोर्ट बनाए, फ्लाइट की ट्रेनिंग दी और होटल बुकिंग किया और सब कुछ प्लान के मुताबिक किया। इतना ही नहीं, इनके अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और किस तरह से अमेरिका के अंदर यात्री की तरह रहना है और यहाँ तक इंग्लिश कैसे। अब दोस्तों सवाल ये है कि इतना सारा पैसा अल कायदा ग्रुप के पास आया कहाँ से? तो इसका सीधा सीधा जवाब है फंडिंग नेटवर्क। एक आदमी था मुस्तफा अल हौसाई जो पाकिस्तान से इन हाईजैकर्स को पैसे भेजता था। जो भी पैसे आते थे वो वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम से निकाले जाते थे और कुछ पैसे अमेरिकन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। अब सोचिए कि ये सब सालों से चल रहा था और इसके बारे में अमेरिका को भनक भी नहीं लगने दी और अमेरिका में रहते रहते मोहम्मद अत्ता ने काफी बार एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग भी किया। जब FBI को इस नेटवर्क का पता चला तो उनकी फाइलों को इंटरनल कंफ्यूजन में ही दबा दिया गया, ऐसा मानते हुए कि कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता। अफगानिस्तान में बैठे बैठे कोई क्यों अमेरिका पर हमला करवाएगा, लेकिन अमेरिका वाले को जरा भी भनक नहीं लगने दी। इसका प्लान बन चुका था और ये जितना भी सारा प्लान था वो सब अमेरिका के अंदर ही करवाया गया और जितने भी लोग अमेरिका पर हमला करने वाले थे वो सभी लोग एंटर हो चुके थे। जब अमेरिका साल 2000 के इलेक्शन के लिए उलझा हुआ था तब ये सारे लोग सिम्युलेटर चला रहे। जिस वक्त अमेरिका सुपर बॉन्ड देख रहा था उसी वक्त ये लोग रनवे से उतरने की ट्रेनिंग ले रहे। जब अमेरिका ये सोच रहा था कि अल कायदा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित है, उसी टाइम उनकी टीम न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में ग्राउंड की तैयारी कर रही। अब ये सारा प्लान बन चुका था। प्लेन क्रैश का आइडिया सिर्फ कागज के टुकड़े पर था, वो अब असल जिंदगी में उतर आया था, जिसका नाम अल कायदा ग्रुप ने ऑपरेशन प्लान रखा। इन लोगों के लिए प्लान
प्लान बनाना वो सिर्फ एक आम बात थी और उसको अंजाम देना एक अलग ही तरह का गेम था। साल 2000 के आखिरी महीनों से लेकर साल 2001 तक सब एक एक करके हाईजैकर्स अब अमेरिका की जमीन पर उतर चुके। जितने भी लोगों ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था उन सब के फोटो ये रहे स्क्रीन के ऊपर। ये टोटल 19 हाईजैकर्स थे। इन सभी का नाम अलग अलग था लेकिन इन सभी का मकसद एक ही था कि अमेरिका के ऊपर अटैक कर। ये 19 आतंकवादी अमेरिका में पहुंच तो गए थे लेकिन ये 19 लोग आपस में बात बहुत कम करते थे और जो मोहम्मद अत्ता था वो इस बात को लेकर बहुत सीरियस। इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान कई सारे ट्रेनर ने इसके ऊपर शक भी किया लेकिन इसके पास पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। अप्रैल से अगस्त 2001 के बीच इनकी फ्लाइट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो और सभी हाईजैकर्स अपना रोल क्लियर कर चुके। कौन किस प्लेन में जाएगा और सभी लोगों ने एक साथ डेट फिक्स किया और ये डेट थी 11 सितंबर 2001 और इसी तारीख को ये सारे लोग एक साथ फ्लाइट में बैठेंगे। जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तब एक ही साथ फ्लाइट को हाईजैक कर लेंगे और अपने अपने टारगेट पर ले जाकर क्रैश करवा देंगे। लेकिन सभी लोगों ने प्लान तो बना लिया लेकिन इस प्लान में एक दिक्कत ये थी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी, क्योंकि इन सभी लोगों को प्लेन को हाईजैक करने के लिए वेपन्स की जरूरत तो पड़ेगी और यही सबसे बड़ा मुश्किल काम था, वेपन्स ले जाना। और ये लोग क्या करते हैं कि 1-2 मंथ पूरे एयरपोर्ट की जांच करना शुरू कर देते हैं और किस तरह से वेपन्स के साथ एंट्री की जाए। उस टाइम पे जो एयरपोर्ट थे उस पर कुछ ज्यादा चेकिंग नहीं होती, बस आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगते थे और आपका सामान चेक करते हैं। और ये सब देखकर हाईजैकर्स प्लान बनाते हैं कि हम वेपन्स को बैग में नहीं ले जाएंगे और वेपन्स को अपने साथ ही रखेंगे, बस उस टाइम कुछ ज्यादा चेकिंग ना हो। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में एयरपोर्ट पर चेकिंग सब कुछ बदल गया। इस अटैक के बाद 2003 में हर एक पायलट को अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार दिए गए। बस अब सारा प्लान बन चुका था और एक दिन के बाद अमेरिका वो देखेगा जो उसके सपनों में भी उसने नहीं सोचा होगा। और दिन था 11 सितंबर, सुबह के 8 बजे थे और सभी हाईजैकर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली और सभी हाईजैकर्स एक साथ एयरपोर्ट पर एंट्री कर सभी हाईजैकर्स का आईडी पासपोर्ट चेक किया जाता है और सभी हाईजैकर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं। बस यहाँ से शुरू हुआ वो 102 मिनट 8:46 से 10:28 जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। अमेरिका की बस इतनी लापरवाही की वजह से आतंकवादियों ने इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया और इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने कई सारे ऑपरेशन भी। इस ऑपरेशन की सफलता 10 साल बाद खत्म हुई जब अमेरिका की नेवी सील्स टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को लोकेट किया और इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इस ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका को जीत मिल गई, लेकिन 9/11 का जो सिविलियंस पर असर हुआ वो लॉन्ग लास्टिंग रहा। 9/11 अटैक अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी। खतरे बाहर से नहीं आते, कभी कभी अंदर से भी बनते हैं, वो हम देख नहीं पाते, लेकिन जब बात का पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती। अब हाल ही में पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ, उसकी वादियों में गोलियां चली, हमें लगा कि अचानक हुआ, लेकिन इनकी प्लानिंग सालों से चल रही। पहले भी प्लानिंग अंदर बनती थी और आज भी अंदर ही बनती है, बस लोग बदले हैं, जगह बदली है, लेकिन तरीका वही है और हमारी गलती भी वही है, आंख बंद कर ले। जब 9/11 अटैक हुआ तब पूरा अमेरिका चौंक गया कि ये क्या हुआ और जब 2025 में पहलगाम में अटैक हुआ तब इंडिया चौंक गया। अमेरिका ने यह सोचा कि अलकायदा ग्रुप तो बहुत दूर बैठा है और हमने यह सोचा कि कश्मीर में जो हो रहा है वो सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित। लेकिन सच ये है कि सब लोग 9/11 की बात इसीलिए करते हैं, लापरवाही की कीमत क्या होती है जो इंडिया ने पहलगाम अटैक में ही देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नए और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।